हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट थर्ड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। Which article of the Constitution of India lays down the president cannot act without the aid and advice of Council of Ministers? तो ये किस आर्टिकल से जो है तो मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये है आर्टिकल 74 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक। तो आर्टिकल 74 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो जो है तो प्रोवाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो प्रोवाइड करेगी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस। ठीक ना, उसी के अनुसार प्रेसिडेंट कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्पज वाज द कैबिनेट मिशन टू सेंट टू इंडिया। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कैबिनेट मिशन किसके लिए भारत आया था। टू एस्टैब्लिश अ नेशनल गवर्नमेंट, तो नेशनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए आया था, ट्रू है। टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, तो ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट भी करना उसका एक उद्देश्य था। टू सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ द नेशनल मूवमेंट, तो नेशनल मूवमेंट जो था उसके इंटेंसिटी को सप्रेस करना उसका लक्ष्य नहीं था। ठीक ना। A constituent assembly to be elected by the provincial assemblies through the proportional representation, तो proportional representation के द्वारा एक constituent assembly को elect करने का काम भी कैबिनेट मिशन को बताया गया था। तो यहाँ पर आपको जो है तो ए बी और डी जो है तो वो पर्पज है कैबिनेट मिशन के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, जिसका स्टेटमेंट ए बी डी जो है तो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में। ये आया था ट्रांसफर ऑफ पावर को लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट को दिया जाना था। साथ ही साथ प्रिजर्व करना था इंडिया की यूनिटी और इंडिया को इंडिपेंडेंस देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में अमेंडमेंट दिए हुए हैं और सेकंड जो लिस्ट है उसमें वो किस ईयर हुए अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में दिया है। तो आपको करेक्टली मैच करना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका हुआ था 1976 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में। 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1963 में। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ठीक ना। तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट हुआ था 1976 में। इस यह जो है तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए थे, जिसके कारण इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1978 में हुआ था। ये जो है तो जनता गवर्नमेंट के समय में हुआ था और इसमें बहुत से चेंजेस जो 42nd अमेंडमेंट में एक्ट थे उसको नलीफाइड किया गया था, उसको पुनः रिवर्स किया गया था। ठीक ना। 15th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये जो है तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके रिटायर की जो एज है उसको इंक्रीज किया गया था इसके द्वारा 60 ईयर्स से 62 ईयर्स तक, और ये 1963 में हुआ था। 38th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक्ट है ये 1975 में हुआ था। इसके द्वारा जो डिक्लेरेशन जो इमरजेंसी है उसको फाइनल और कंक्लूसिव किया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statement, one is labeled as assertions and other is labeled as regions। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं assertions regions के। तो आपको बताना है कि assertions region करेक्ट है कि नहीं, और क्या assertion regions जो है तो assertions का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो देख लेते हैं assertions क्या कहा है। द माउंट बेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन द मई 13 1947। जो माउंट बेटन प्लान है ये अनाउंस किया गया था मई 13 1947 को। तो सही है। On July 18, 1947, the British Parliament ratified the Mountbatten Plan as the Independent India of Act 1947। तो ये भी जो है तो आपका करेक्ट रीजन्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर रीजन और असर्शंस दोनों करेक्ट है और रीजन्स जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस भी है असर्शंस का। तो यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो अराइव्ड हुए वो इंडिया में आए थे, वो लास्ट वायसराय के रूप में बन के आए थे और वो जो है तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है तो उनको ये टास्क दिया गया था कि जो इंडिया की पावर ट्रांसफर ऑफ पावर है उसको स्मूथ तरीके से कर सके। इसको 13 मई 1947 को जो है तो डिक्लेयर किया गया था और इसको जो है तो
डिकेड बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है और जो सेकंड लिस्ट है उसमें एसेंशियल फीचर्स उसके दिए हुए हैं। तो आपको बताना है, जैसे कैबिनेट गवर्नमेंट या जिसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी कहते हैं, इसके काम होता है, ये होता है जो इसकी जो फीचर है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो होता है उसके में जो होता है सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। फेडरल गवर्नमेंट जो होता है उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स दिखता है सेंट्रल स्टेट के बीच, और यूनिटरी जो गवर्नमेंट होती है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर दिखाई देता है। तो ए का सेकंड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ठीक ना, तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहे कहते हैं, ये जो तो काम करती है प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर। प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर दिखाई देता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के बीच में। वहीं जो फेडरल गवर्नमेंट होता है वो जो तो एक प्रकार की गवर्नमेंट होती है जिसमें पावर्स का जो डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच। यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वहां पर क्या होता है, पावर का डिवीजन नहीं होता, बल्कि जो पावर होती है वो सभी नेशनल जो गवर्नमेंट होती है, सेंटर जो होता है उसमें रहती है, उसमें वेस्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट राज्यसभा हैज गॉट मोर पावर देन लोकसभा। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राज्यसभा को ज्यादा पावर दी गई है लोकसभा से। रेटिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया स्टेट, तो इसमें बराबर पावर दी है। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, इसमें राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर दी गई है सेकंड नंबर में। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स में है, तो यहाँ पर भी जो तो बराबर की पावर दी गई है। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, यहाँ पर भी बराबर पावर दी गई है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया जो सर्विस होती है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 के तहत जो है तो किया जाता है। ठीक ना, इसमें जो है तो राज्यसभा को ज्यादा पावर दी गई है लोकसभा के, यानी अगर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तो इसको राज्यसभा के द्वारा जो है तो रेजोल्यूशन को पास किया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद जजूसियल एक्टिविज्म। तो जो जजूसियल एक्टिविज्म है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से संबंधित है, तो वो आर्टिकल 21 से संबंधित है। तो आर्टिकल 21 जो है तो वो जजूसियल रिव्यू को, जो जजूसियल एक्टिविज्म है उसको एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारे यहाँ के कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इनमें से इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी इंडिया जो है तो एक इंडियन फेडरलिज्म होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, सही है, जो सारे स्टेट्स हैं उनको जो तो होल्ड करके रखता है इंडियन फेडरलिज्म, तो एक गुड एग्जांपल है, करेक्ट स्टेटमेंट। इट हैज टेंडेंसी ऑफ ए स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर सेंट्रल स्टेट को दोनों को पावर दी गई है अलग अलग, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग दिखाई देता है, तो ये भी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। इट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंडियन फेडरलिज्म नहीं है, बल्कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है उसका एग्जांपल आप यूएसए को मान सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। वहां पर सारे स्टेट मिलकर जो है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को का निर्माण किए हैं, तो ये कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो है तो यूएसए है, इंडिया नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इट हैज रेफर्ड एज ए क्वासी फेडरल सिस्टम, तो इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर फॉल्स है। ठीक ना, तो इंडियन जो फेडरलिज्म है वो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है वो यूनाइटेड स्टेट है। इंडियन का जो आर्टिकल 1 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, यानी जो स्टेट्स हैं उन सबका यूनियन है, और स्टेट्स जो है तो इंटीग्रल पार्ट है यूनियन कि वो अलग स्टेट जो है तो स्टेट को राइट नहीं है कोई यूनियन से अलग हो जाए। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर फॉल्स। यहाँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है, इनकरेक्ट है। ठीक ना, डुअल गवर्नमेंट होती है, ये आपका सही है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं होती, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि जो पावर है वो डिवाइड है। इंडस्ट्रक्चुअल ऑफ यूनियन, तो यूनियन जो है तो इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो स्टेट्स की इंडस्ट्रक्टिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपका बी और
डी होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा। द इंडियन पॉलिटिकल फीचर्स, पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल है विथ स्ट्रांग यूनियन, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ द यूनियन है, और सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट सुप्रीम कोर्ट है यहाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, नाम दिया है, और जो सेकंड लिस्ट है वो कब से कब तक कार्य किए हैं, उनके टर्म ऑफ ऑफिस को दिया है, तो आपको करेक्टली मैच कराना है, ठीक ना। शंकर दयाल शर्मा ये 1992 से 1997 तक कार्य करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। आर वेंकट रमन आपके 1997 से 1987 से 1992 तक कार्य करते हैं। प्रतिभा पाटिल जो है ये 2007 से 2012 तक काम करती हैं। और प्रणब मुखर्जी जो है ये 2012 से 2017 तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, यानी सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997, आर वेंकट रमन 1987 से 1992, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 और प्रणब मुखर्जी जो है तो 2012 से 2017 तक कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मेंशन इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर ऑफ दिस अपीयरेंस, ठीक ना। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 के कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और किस ऑर्डर में वो अपीयर हुए हैं आर्टिकल 19 में, उसको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आता है डी नंबर ऑप्शन, असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म। फिर उसके बाद आपका आता है ए नंबर ऑप्शन, यानी फार्म्स एसोसिएशन एंड यूनियन। फिर आपका आता है सी, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फिर आता है बी, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। यानी आपका जो सेकंड नंबर आपका ऑप्शन है डी बी ए सी वो आपका करेक्ट होगा, तो ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम दिया गया है, तो कौन कौन सी फ्रीडम है वो किस क्रम में आए हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड नंबर पे आपका आता है फ्रीडम टू असेंबल, फिर आता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, और फिर लास्ट में आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इन ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में दिया हुआ है, तो किस ईयर फॉर्म हुए उसके आप उस क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है जो 1921 में बनती है, ठीक। उसके बाद एस्टिमेट कमेटी बनती है, ठीक, 1915 में। फिर उसके बाद आपकी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बनती है, और फिर लास्ट में 1989 में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी बनती है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबसे पहले होगा सी, फिर ए, फिर डी और बी, यानी सेकंड आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक ना। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी कब बनती है याद रखिएगा 1921 में। एस्टिमेट कमेटी जो बनती है वो 1950 में बनती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो बनती है आपकी 1964 में बनती है, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो 1989 में बनती है। तो ये ईयर याद रखिएगा, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताने ये करेक्ट है कि नहीं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 क्या है वो देख लेते हैं। इंडिया हैज डेलिबरेटली बीन क्रिश्चियन एज अ यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टीड ऑफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया जो है तो डेलिबरेटली जो है तो जानबूझकर यूनियन ऑफ स्टेट बनाया है ताकि कोई भी स्टेट इंडियन फेडरेशन को छोड़कर बाहर ना जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया हुआ है। सेकंड है, द वर्ड यूनियन डज इंडिकेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फेडरेशन दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इनविसेस फॉर इंडिया। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। यूनियन का मतलब होता है कि सभी जो स्टेट्स हैं वो मिलकर एक साथ जो तो मिलकर बधे हुए होंगे, उनको किसी को भी अलग होने की आज़ादी नहीं रहेगी। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों हैं वो आपके करेक्ट है, यानी आपका फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है वो कहता है कि जो नेशन होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो जो इंडियन फेडरेशन है वो इंटरस्ट्रक्चरल एंटिटी है, यानी वो डिस्ट्रक्टिवल नहीं हो सकता, वो विभाज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर से जो स्टेटमेंट दिए हैं आपको स्टेटमेंट 1 और 2 दिया हुआ है, आपको पता करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट।
एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए फिलॉसफी ऑफ इट्स ओन। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक अपना फिलॉसफी होता है, उसका अपना एक दर्शन होता है, ये करेक्ट है। फॉर द फिलॉसफी अंडरलाइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी मस्ट लुक बैक इनटू द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन पास किया था वही जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी के रूप में अपनाया गया है, जिसको फिर बाद में प्रियम्बल में काफ़ी सारे उससे वर्ड्स लिए गए हैं। तो ये जो है तो करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी। तो आपका दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। तो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में देखें तो वो जो है तो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन जो पंडित नेहरू के द्वारा पास मूव किया गया था उसमें जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी आपको दिखाई देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के जो है तो पार्ट थर्ड वीडियो था। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।